हेलो एंड वेलकम टू कम्पेटोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिविल सर्विस एग्जाम से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स को टारगेट किया गया है। खास करके यूपीएससी हमारा है जो आगे आने वाला हमारा एग्जाम होने वाला है, फिर से बीपीएससी भी होने वाला है। तो इसको टारगेट लेकर हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित वायसरायों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। इनको क्या करना है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है लॉर्ड कर्जन के बारे में दिया है, फिर लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चौथा में है लॉर्ड इरविन। अगर इनके काल क्रमानुसार अगर हम व्यवस्थित करें तो जैसे मान लेते हैं कि इनकी शासन काल कब से कब तक रहा है, इतना डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वायसराय जो है या ये गवर्नर जनरल हैं तो इनके शासन काल में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं घटी है। उन घटनाओं को अगर आप ध्यान में रखते हैं और किस वायसराय से वह संबंधित है इसकी बस चर्चा करते हैं तो इनके कार्यकाल को याद करने से आप वंचित मतलब कि एक तरह से देखें तो आप छुटकारा पा सकते हैं, बस उनकी मेन मुख्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। जैसे देखें तो लॉर्ड कर्जन किस घटना से जाना जाता है तो यह 1905 में बंगाल के विभाजन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका समय काल 1905 में आता है। ठीक है, एक यहाँ पर फैक्ट पता चल गया। दूसरा है कि लॉर्ड हार्डिंग को हम लोग किस लिए जानते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग को यानी कि कलकत्ता से राजधानी जो है परिवर्तित करके दिल्ली में स्थानांतरित करने की जो बात आती है तो उस समय यहाँ लॉर्ड हार्डिंग ही थे जो स्थानांतरित किया गया था। यानी कि 1912 में ये काम किया गया था। तो इनकी शासनकाल की पीरियड जो है 1912 से भी ये टच करता है, तो हमारा ये हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार एक अधिनियम लाया गया था जो है 1919 में लाया गया था। ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय देखें तो एक के गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें यानी कि इरविन के साथ गांधी जी का समझौता होता है। और यहीं पर देखें तो इसी लॉर्ड इरविन के समय में गांधी जी का समझौता में यानी कि भगत सिंह के जो फांसी की मुद्दे थी उसको उठाया जाना था, लेकिन यहाँ पर गांधी जी काफ़ी साइलेंट रहते हैं। इस तरह का देखा जाए तो यह कब घटना है यानी कि 1931 ईस्वी में है। तो इस तरह से देखें तो मात्र इनके घटनाओं से संबंधित आप अगर इन घटनाओं की चर्चा अगर कर लेते हैं मन में, अगर आपको याद है तो आप इसको काल क्रमानुसार इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये क्या है 1905, 1912, 1919 और 1931 सब क्या है अपने आप में यह व्यवस्थित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान में आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म होता है। 4 राजपूत कुलों का जन्म होता है और 4 राजपूत कुलों का जन्म कौन कौन यहाँ पर आएंगे? परमार, दूसरा है चालुक्य या सोलंकी, तीसरा है प्रतिहार और चौथा है चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। तो इस यज्ञ के माध्यम से राजपूत यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं और यह कहानी जो है या यह हमारा स्टेटमेंट जो है, यह जो फैक्ट है यह किस ग्रंथ में है यहाँ पर ये हमको पता करना है। पहला है मनुस्मृति, बी में है रामायण और सी में है पृथ्वीराज रासो और डी में है राजतरंगिणी। तो ये घटना किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन यानी कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। आप यहाँ देख रहे हैं एक अगर थोड़ा सा तार्किक विचार करेंगे, लॉजिकल थोड़ा सा आप यहाँ पर थॉट लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस अग्निकुंड से यानी कि 4 राजपूत यहाँ पर जन्म लेते हैं और 4 राजपूत यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो इसमें एक क्या आता है? चौहान भी आते हैं और चौहान आते हैं तो चौहान से संबंधित यानी कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ही पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चीज अगर आपको तार्किक तरीके से आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो आपका इससे पता चल जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किस पर मेरठ षड्यंत्रों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है? मेरठ षड्यंत्र में शामिल होने का पहला है
फिलिप एस्प्रेट, दूसरा है लेस्टर हचिंसन और तीसरा है बेन ब्रेंडल। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि तीनों है, ये कहाँ शामिल है किया जाता है? मेरठ संयंत्रों में इनको शामिल होने की बात आती है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों राइट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि यह सभी सही है, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनके नामकरण के बारे में देखें तो सबसे पहले इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया था, क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता की प्लेस की जो खुदाई हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा पर हुई थी, यानी कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा पर हुई थी। 1921 ईस्वी में और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। जब इसकी पहली खुदाई होती है तो इसका नाम उस प्लेस के आधार पर हड़प्पा रख दिया गया, लेकिन बाकी प्लेस पर भी इसको खोदा जाने लगा तो देखा गया कि सिंधु नदी जहाँ पर थी उसके आसपास ढेर सारी बस्तियाँ बसी हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित थी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी टूल्स वगैरह मिल रहे थे, जो भी वहाँ पर बस्ते मिल रहे थे, सब हड़प्पा के खुदाई से मैच कर रहा था। तब इसका नाम क्या किया गया? यानी कि यह बहुत सारी बस्तियाँ यानी कि सिंधु नदी के पास में है, तो इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि सिंधु घाटी नदी जो है उसके आसपास के अलावे कोई सुतकांगेंगडोर बस्तियां मिल रही है, कहीं आलमगीरपुर मिल रही है, कहीं दैमाबाद मिल रही है, और कहीं देखें तो फिर मंडा में मिल रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर मिल रहा है, फिर महाराष्ट्र में मिल रहा है, फिर ईरान के यानी कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरफ मिल रहा है, आलमगीरपुर मिल रहा है कि यूपी में मिल रहा है। तो क्या इन सबके जगहों पर मिलने के कारण, सब जगहों के कारण यहाँ पर सबका यहाँ पर नामकरण कैसा रखा जाए? तो फिर यहाँ पर पता चला और यहाँ पर इसको क्या किया गया? इसका नाम इसको फिर सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता ही रख दिया गया, यानी कि पुराना यानी कि पहला नाम जो था इसका प्रचलित, उसी को फिर आज भी मान्यता प्राप्त किया गया है, मान्यता प्रदान किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको ज़्यादा फेमस हम लोग मानते हैं इसको, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हम लोग ज़्यादा हमको जेहन में याद रहता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो ये हमारा फैक्ट हो जाता है। पहला क्या होगा? यानी कि राइट होगा। सेकंड में है कि इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ पर 2 स्थान के नाम आया है कि लोथल और रंगपुर के बारे में, और इसके पहले बंदरगाह की चर्चा है तो प्रमुख बंदरगाह लोथल है, रंगपुर नहीं है। रंगपुर यह बंदरगाह का प्लेस नहीं है, लेकिन रंगपुर और लोथल यह दोनों कहाँ है? गुजरात में है, जिसमें से एक लोथल जो है यह क्या है? बंदरगाह है। और इस तरह से देखें यह दोनों गुजरात में है, तो ये भी क्या होगा? यानी कि दोनों राइट है, यानी दोनों राइट होगा। तो पहला दूसरा दोनों राइट है, तो हमारा कौन सा कथन सत्य है? तो यह सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले दिया है अहिल्याबाई, फिर दिया है दुर्गावती का शासनकाल, फिर दिया है पद्मिनी जिसको पद्मावती भी कहते हैं, और फिर दिया है ताराबाई का शासनकाल। अगर हम इनमें देखें तो दुर्गावती, अगर पद्मिनी और यहाँ पर देखें तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे पहले पद्मिनी का शासनकाल आएगा यहाँ पर, क्योंकि यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और यह दिल्ली सल्तनत की घटना है। यहाँ पर पद्मिनी का नाम जो लिया जा रहा है, तो हमारा सबसे पहले तीसरा आएगा। तीसरा के बाद क्या आ जाएगा? दुर्गावती का आएगा, और दुर्गावती के यहाँ पर दूसरा में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ताराबाई, और सबसे लास्ट में अहिल्याबाई का शासनकाल आता है। और इस तरह से देखें तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थी। कौन सी घटनाएं जो है यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में है? पहला दे रहा है कि कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। बी में है कि दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र। क्या यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित है? सी में दे रहा है कि उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। उपरोक्त सभी, डी में कह रहा है कि उपरोक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। डी
उपरोक्त सभी, मतलब कि काला मनिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह भी होता है उसके शासनकाल में। फिर से दरवेश सीधी मौला का क्या होता है, यहाँ पर षड्यंत्र भी होता है। और उसके बाद देखा जाए तो एक मंगोल आक्रमणकारी यहाँ पर इनके समय में आए थे। जिस समय देखा जाए तो उसमें वह मंगोल जो है असफल हो जाते हैं और ढेर सारे मंगोलों को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और जब बंदी बनाया जाता है तो उस बंदी मंगोलों में देखा जाए तो उलुग जो था वह हेड था, और इसने क्या निर्णय लिया कि हम मुसलमान धर्म यानी कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और यह मुसलमान बन जाते हैं, और बाकी इसके जो अनुयायी थे वो भी मुसलमान बन जाते हैं। और यह घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित है, और यह इनको क्या कहा जाता है, नौ मुस्लिम यहाँ पर कहा, इनको क्या कहा गया, यानी कि नया मुसलमान कहा गया। और इस तरह से देखें यह उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, राजस्थान में पुष्कर का मेला किस माह में आयोजित होता है? पुष्कर का मेला राजस्थान में किस माह में आयोजित होता है? सबसे पहला हमारा ऑप्शन है अक्टूबर, दूसरा है फरवरी, तीसरा है नवंबर और डी है मार्च। तो क्या होगा पुष्कर मेला, यानी कि राजस्थान में सी होगा हमारा ऑप्शन राइट, नवंबर में आयोजित किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, अजमेर में उर्स का मेला किसकी दरगाह पर लगता है? उर्स का मेला अजमेर में, पहला है ख्वाजा सलीम चिश्ती, बी में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सी में है ख्वाजा शेर जंग और डी में है उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, और यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय यानी कि दरगाह जो है उन्हीं के दरगाह पर उर्स का मेला लगता है, और ये कहाँ, अजमेर में, और अजमेर कहाँ, राजस्थान में। तो यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में है कि ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईसाइयों की क्या भावना थी ईस्टर त्योहार के पीछे, मतलब ईसाइयों में ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या पृष्ठभूमि है? पहला कह रहा है इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, बी में है कि ईसा ने संसार से विदा लिए थे, सी में है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे और डी में है ईसा नाजरेत गए थे। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, इस दिन ईसा मसीह इस दिन क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे, और पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में खुशहाली में ईस्टर का त्योहार ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है किस स्थान पर? सबसे पहले देखिए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कुंभ मेले का आयोजन हमारे इंडिया में 4 प्रमुख स्थानों पर होता है, और 4 प्रमुख स्थानों में एक स्थान ऐसा है जहां पर अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। 4 में से मात्र एक स्थान ऐसा है जहां पर अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। आपको इसमें बताया जाएगा कहां पर है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे पहले देखें, दिया है नासिक, दूसरा में है प्रयाग, तीसरा सी है हरिद्वार और डी में है वाराणसी। क्वेश्चन है कि कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, चारों ऑप्शन में कहाँ नहीं होता है, तो यह डी है, यहाँ पर नहीं होता है कुंभ मेले का आयोजन। तो अब सवाल उठता है, तो हमारा आंसर तो यही हो गया डी, यहाँ पर आयोजन नहीं होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 4 वह जगह स्थान कौन है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो ऊपर का 3 तो सही है, और इसमें एक हो जाएगा हमारा क्या, उज्जैन। उज्जैन में भी क्या, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन एक सवाल इसमें आ रहा है कि जैसे यहाँ चारों स्थान में जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो ये तो पता है कि सब ये आयोजन होता है तो 12 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है चारों स्थानों पर। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 6 वर्ष पर यानी कि अर्ध कुंभ मेला उसको कहा जाता है, जहाँ पर उसका आयोजन होता है। तो वह कौन सा स्थान है? इन्हीं चारों में से है, और वह है प्रयाग। प्रयाग में यहाँ पर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है और 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पर मात्र यही एक स्थान है प्रयाग, जहाँ पर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आयोजन जहाँ पर नहीं होता था, यानी कि यह डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान समूह में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन लगता है? पहला है प्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नासिक, तो यहां पर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि 11 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट
12 क्वेश्चन, चपचारकुट त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? चपचारकुट त्योहार। यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन में से इन्हीं ऑप्शन में कोई ना कोई सही है। वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां जिस राज्य का यह प्रमुख त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर स्टेट के बारे में। बी में है मिजोरम में, और सी में है असम में, डी में है सिक्किम में। यहां पर देखें तो वह मिजोरम राज्य है 7 सिस्टर स्टेट का, जहां पर चपचारकुट त्योहार मनाया जाता है। यानी कि मिजोरम राज्य का यह प्रमुख त्योहार होता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। रथ यात्रा महोत्सव द्वारिका, हरिद्वार, कोणार्क और पुरी। तो कहां होता है? डी ऑप्शन, पुरी में। यानी कि पुरी कहां है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में पुरी नामक स्थान पर रथ यात्रा का आयोजन यह होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, अतापू निम्नलिखित त्योहार में से किससे संबंधित है? क्या शब्द है? अतापू। पहला है डोल यात्रा से, बी में है पोंगल से, और सी में है ओणम से, और डी में है विश्वकर्मा पूजा से। तो अतापू त्योहार ओणम से संबंधित है, यानी कि इसी के जैसा यहाँ पर संबंधित, इसी से संबंधित है अतापू। और यह ओणम त्योहार है किस लिए? यानी कि कहाँ पर इसको मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है, और खास करके किसान इसको मनाते हैं अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी फसलों की पैदावार के लिए इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह ओणम से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से त्योहार के बाद राजस्थान में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है? कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। पहला कह रहा है कि तीज, बी में है शीतल अष्टमी, और डी में है गणगौर, और डी में है शरद पूर्णिमा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा त्योहार है जहां पर यह नहीं मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? यानी कि यह गणगौर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। यानी कि इस त्योहार के बाद यहाँ पर कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म असुमेलित है? मतलब सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि बेणेश्वर मेला, और ये क्या है? डूंगरपुर। क्या बेणेश्वर मेला यह डूंगरपुर क्षेत्रीय स्थान में किया जाता है या मेला यह लगता है? तो ये क्या है? राइट है। पहला क्या है? राइट है। और ये कहाँ का स्थान है? राजस्थान है। राजस्थान राज्य का एक क्षेत्रीय स्थान है डूंगरपुर, जहां पर बेणेश्वर मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट बदशाह का मेला, बदशाह का मेला ब्यावर, और ये भी क्या है? राजस्थान में है। फिर है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, और यहाँ पर है बाड़मेर। तो बाड़मेर में नहीं होगा, यह राजस्थान में मनाया जाता है लेकिन बाड़मेर में नहीं। तो फिर कहाँ? जैसलमेर में। जैसलमेर का यह प्रमुख मेला है राजस्थान के जैसलमेर में, और वहां पर मनाया जाता है। गौतमेश्वर का मेला, गौतमेश्वर मेला जो है ये कहाँ है? सिरोही। ये कहाँ है? सिरोही उत्तर प्रदेश है, यूपी में, और यहाँ पर मनाया जाता है। इस तरह से देखें तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि मरु महोत्सव यह जैसलमेर में मनाया जाता है, बाड़मेर में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की कौन सी तिथि है? कौन सा? गणगौर पूजन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीय है पहला, बी में है कृष्ण पक्ष तृतीय है, सी में है शुक्ल पक्ष चतुर्थी है, और डी में है कृष्ण पक्ष चतुर्थी है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ हमारा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन देखें तो शुक्ल पक्ष तृतीय है, शुक्ल पक्ष तृतीय है। खास करके देखा जाए तो गणगौर पूजन जो है यह भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। उनके दिव्य प्रेम के जश्न में यहाँ पर इस पूजा को किया जाता है, और यह राजस्थान में इसको किया जाता है। और किस तिथि को किया जाता है? शुक्ल पक्ष तृतीय को किया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, जैन पर्व से संबंधित किस पर्व में जिन मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है? पहला है ज्ञान पंचमी, दूसरा है देव दिवाली, सी में है ऋषि पंचमी, और डी में है सरहोल। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऋषि पंचमी के दिन जैन पर्व से संबंधित यह पर्व होता है, जिन मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन,
19 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला है कार्निवाल, मिजोरम दे दिया है, डी में है, बी में है गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का, उगादी कर्नाटक का, और डी में है करम बिहार का। तो इसमें हम अगर देखें तो कार्निवाल यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यह कार्निवाल यह मिजोरम राज्य से सम्मिलित नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, ताज महोत्सव जिसका आयोजन आगरा में प्रतिवर्ष होता है। आगरा में क्या होता है? यह प्रतिवर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष इसको आयोजन किया जाता है। कौन सा महोत्सव को? ताज महोत्सव को। तो में किसका प्रदर्शन होता है? इस ताज महोत्सव में किसका प्रदर्शन होता है? पहला है चोलकालीन स्थापत्य कला का, बी में है मुगलकालीन संस्कृति का, सी में है सल्तनत कालीन ललित कला का, और डी में है आधुनिक चित्रकला का। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन मुगलकालीन संस्कृति का ताज महोत्सव निकाला जाता है, और यह कहाँ? यानी कि प्रतिवर्ष आगरा में किया जाता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, 9 वर्ष के रूप में किस यहूदी पर्व को मनाया जाता है? 9 वर्ष के रूप में किस यहूदी पर्व को मनाया जाता है? पहला है योम किपुर, बी में है सुक्कोह, और सी में है रोसह, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रोसह को यहूदी पर्व के रूप में यानी कि नया साल के रूप में यहूदी पर्व के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, बटेश्वर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर। पहला क्या है? कानपुर। दूसरा है लखनऊ, तीसरा है हमारा आगरा, और डी में है मेरठ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन आगरा में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यह सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड के आदिवासियों द्वारा चैत मास में मनाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है कार्निवाल, सी में है सोंठ, और डी में है नौवरेह। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सरहुल पर्व को झारखंड के आदिवासियों के द्वारा चैत मास में इसको मनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा ऑप्शन है ए संगीत अकादमी, बी ललित कला अकादमी, सी साहित्य अकादमी, डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन होगा, और वह ऑप्शन कौन सा है? संगीत अकादमी। संगीत अकादमी में ही भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूपण है, और यह संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? तमाशा नामक। यह पहला है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र से, सी में है पंजाब से, और डी में है बिहार से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमाशा कहाँ के लिए प्रचलित है? यह महाराष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की व्याख्या के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए, और बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती रहे। थैंक यू।